नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक घर पहुंची बेटी ने जब अपनी माँ को नौकरानी जैसी हालत में देखा तो उसने किया कुछ ऐसा। सुनो जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ, एक पल आराम नहीं मिलता। सुबह आपके रहते ही मम्मी जी और पापा जी को भी नाश्ता दे देती हूँ, फिर टिफिन लगाकर आपको देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं होंगे कि इधर मम्मी पापा की फिर से फरमाइश शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। फिर अपना और उनके खाने पीने का इंतज़ाम खुद देख लेना। राखी अपने पति संदीप से बोली। संदीप बोला, ऐसा क्या हो गया कि मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतों का टोकरा खोलकर बैठ गई? और काम अगर ज़्यादा हो गया है तो एक और काम वाली लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार लेंगी। राखी बोली, फिर घर का खर्चा नहीं बढ़ेगा। संदीप बोला, तुम अपने फिजूल खर्चे कम कर लेना, पर मुझे ये परेशानी मत बताया करो। अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम होता तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही कर देता। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है रोज़ के प्रवचन सुनने का जिनका कोई फ़ायदा ना हो। इतना कहकर संदीप वहाँ से नहाने चला गया। संदीप के जाते ही राखी की सास ममता जी आई और बोली, बहू, जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने सोचा मेरा बेटा हमारे साथ उठता बैठता नहीं, तुम्हारे साथ रहकर शायद उसके मन में दया की भावना आ जाएगी, पर तुम तो उसे हमारे खिलाफ ही कर रही हो। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी? कल तक यह घर और बेटा मेरा था, मैं इस घर की महारानी से कम नहीं थी, पर सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथों सौंप दिया। तुमने कैसा सिला दिया? आखिर हम कौन सी फरमाइश तुमसे करते हैं? राखी बोली, माँ जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे किसी राजमहल की महारानी हो। अरे ये घर, सामान और जिम्मेदारियों के बोझ के अलावा आपने मुझे दिया ही क्या है? और क्या मैं गलत कह रही हूँ? इनके ऑफिस जाते ही आप दोनों चाय की फरमाइश नहीं करते हो। दूध का भाव क्या हो गया है? ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने पैसे छापने की मशीन नहीं खोल रखी। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर निराश ममता जी कमरे में वापस लौट आई तो उनके पति मनोहर जी बोले, क्यों अपनी रोज रोज बेइज्जती करवाती हो? मान क्यों नहीं लेती कि जो घर और बेटा पहले तुम्हारा था अब किसी और का हो चुका है? कल तक तुम इस घर की भले ही महारानी होंगी, पर आज छोड़ो। वह सब कहने में मेरे जीभ साथ नहीं देती। हमारी औकात इस घर में क्या है कि तुम भी अच्छे से जानती हो। चुपचाप राम का नाम लो और विनती करो उनसे कि अब हमें इस संसार से मुक्त करे। ममता जी और मनोहर जी चुपचाप अपनी हालत पर आंसू बहा रहे थे। अगले दिन संदीप किसी काम से शहर से बाहर गया था। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश की तो राखी ने अपने और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया। सास ससुर के लिए उसने खिचड़ी बनाई और कमरे में दे आई। ममता जी खिचड़ी को देखकर बोली, बहू, खिचड़ी तो कल शाम ही खाई थी। राखी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी हो रही है कि रसोई में मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। आज इसी से ही काम चला दीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी।
तो मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पिज़्ज़ा खाकर बच्चे खुश हो गए और वीडियो गेम खेलने लगे। राखी के पास कुछ काम नहीं था, तो वह अपनी सहेली प्रिया से बात करने लगी और अपने घर की हालत बताई। प्रिया बोली, तुम्हें उनसे काम निकालना नहीं आता। अरे काम वाली को इतने पैसे देते ही क्यों हो? तुम्हारी सास भारी काम नहीं कर सकती, पर बैठे बैठे बर्तन तो साफ कर ही सकती है। काम वाली से दूसरे काम करवाओ, बर्तन धोना, सब्जी काटना, ये सब अपनी सास से करवाओ। बस बदले में जो भी चटपटा खाती हो थोड़ा सा उनके सामने रख दिया करो। राखी प्रिया के सुझाव पर विचार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं अगर वैसा करे तो सास ससुर ने विरोध कर दिया तो। तभी उसकी छोटी बहन रानी का फोन आया। पता है दीदी, मेरी सास मुझे 1 मिनट का भी चैन नहीं लेने देती। सब खाकर उठ जाते हैं, तब मुझे खाने को देती है। अगर फरमाइश पूरी ना करो तो मेरी शिकायत इनसे करती है। और ये ठहरे श्रवण कुमार, तुम्हारा अच्छा है जीजी। जीजा जी तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। ना जाने ये सास इतनी बुरी क्यों होती हैं। बहन की तकलीफ सुनकर राखी ने निर्णय लिया कि अब तो प्रिया का उपाय उसे अपनाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद जब संदीप घर आया तब राखी बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वह दफ्तर गया, राखी ने माथे पर पट्टी बांधी और सास ससुर को चाय देने गई। ममता से ठहरी ममता की मूरत। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तबीयत खराब है? राखी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, मेरा सर फटा जा रहा है। ऊपर से काम वाली बोली है कि वह बर्तन नहीं धोएगी, उसके हाथ में दर्द है, वह दूसरे काम कर देगी। अब आप ही बताइए, मैं कब बर्तन साफ करूंगी और कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। मनोहर जी शंका की दृष्टि से अपनी बहू को देख रहे थे। ममता जी बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहू? मैंने तुम्हें बेटी से कम नहीं समझा है। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इतना कहकर वो राखी के साथ चली गई। रसोई में राखी बोली, मम्मी जी, आपसे बर्तन धुलवाना अच्छा तो नहीं लग रहा। आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बाम लगाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। रेखा राखी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वो बोली, भाभी जी, क्यों अपने सर पे पाप लेती हो? जो आपको बहुरानी बनाकर घर में लेकर आई, आप उनसे नौकरानी वाले काम करवा रहे हो। राखी बोली, चुपचाप जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। बर्तन धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेंगी। तुम कपड़े और झाड़ू पोंछा किया करो। और हाँ, हफ्ते में 1 दिन मेरे मालिश कर दिया करो। रेखा हैरानी से राखी की तरफ देखती रही और अपना काम करती रही। दोपहर के खाने में राखी ने पनीर की सब्जी और दाल बनाई। रोटी दाल के साथ पनीर की सब्जी देखकर ममता जी खुश हो गई।
ममता जी मनोहर जी से बोली, आज तो आपकी पसंद की पनीर की सब्जी बनी है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। मनोहर जी ने कटोरी में चम्मच घुमाई तो एक पनीर का टुकड़ा और बाकी आलू के टुकड़े दिखाई दिए। ममता जी देखकर बोली, ये भी तो देखिए पनीर कितना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती, खा लीजिए। मनोहर जी बोली, यह तुम्हारे बर्तन धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है। ममता जी बोली, हे भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अपने घर के काम करने को कोई ऐसा कहता है भला? घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम कीजिए। अब तो ये रोज का हो गया था। राखी कुछ ना कुछ बहाना करके छोटे मोटे काम ममता से करवाती रहती। बेचारी ममता जी पति को ढंग का खाना मिले इस वजह से चुपचाप सब कुछ करती जाती। ऐसा नहीं था कि वो समझ नहीं रही थी। आखिर उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। इसी तरह वक्त बीतने लगा। काम की थकान का असर ममता के चेहरे पर दिखने लगा था। एक दिन जब राखी कमरे में सो रही थी और ममता जी धूप में कपड़े उठा रही थी, तब मनोहर जी ने बहू के कमरे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। तो राखी हड़बड़ाकर आई और बोली, बाबूजी, अपनी बहू के दरवाजे को इस तरह से कौन पीटता है? क्या तूफान आ गया जो मुझे नींद से जगा दिया? वो बोली, बहू, इतनी धूप में जो कपड़े उठा रही है वह तुम्हारे पति की माँ है और घर की मालकिन है। उसे तुमने नौकर बनाकर रख दिया है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है। फिर तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? देखो उसकी कैसी हालत हो गई है। राखी बोली, बाबूजी, मैंने उनसे नहीं कहा कि अभी कपड़े उठाकर ले आओ। अरे शाम हो जाती तब आराम से उठा लाती। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप कर लीजिए। वैसे भी पूरे दिन पलंग ही तोड़ते हैं आप। इतना कहकर राखी वापस अपने कमरे में चली गई। मनोहर जी ने ममता जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पे रख अपने कमरे में चले गए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता। चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो और अगर बीमार पड़ जाओगी तो ना तो बेटा दवा खाने ले जाएगा और ना ही बहू 2 रोटी देगी। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ममता जी चुपचाप पसीना पोंछते हुए चारपाई पर लुढ़क गई। रात हुई। बेटा खाना खा पीकर जब मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो मनोहर जी उसके पास गए और सारी बात बताई। संदीप बोला, क्या माँ अपनी उम्र में काम नहीं करती थी? और वैसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे राखी आप लोगों को खाना पीना नहीं देती। अरे अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? मनोहर जी निराश होकर अपने कमरे में चले गए। मनोहर जी हर तरफ से हार चुके थे कि कैसे अपनी पत्नी के परेशानियों को कम करें। तभी उनकी बेटी रजनी का फोन आया। मनोहर जी ने इतने दिनों की आप बीती सब बताई और बोले, बेटा, जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन बेटे बहू उसे खरी खोटी सुनाते हैं। मेरा सीना छलनी हो जाता है।
आदमी हूँ, आंसू नहीं बहा सकता, पर अपनी पत्नी की यह दशा देखकर भी नहीं रह पाता हूँ। रजनी ने उन्हें आश्वासन दिया और बोला, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, बच्चों के स्कूल में कुछ दिनों बाद छुट्टी होगी तो मैं आ जाऊंगी, आकर माँ से बात करती हूँ। तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर रजनी ने फोन रख दिया। समय बीत रहा था। दिनों दिन ममता जी का स्वास्थ्य गिर रहा था। रजनी छुट्टियों में मायके आई, जिसकी खबर बस मनोहर जी को थी। जैसे ही रजनी ने घर में कदम रखा, उसने देखा माँ आंगन में बर्तन धो रही थी। माँ को बर्तन धोते देख रजनी बोली, माँ, ये क्या कर रही हो? क्या रेखा ने घर का काम करना छोड़ दिया? और भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी। राखी अपनी ननद की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठी और आंगन में देखा तो रजनी सास के हाथ धुलवा रही थी और बोल रही थी, माँ, भैया की शादी करके क्या अपने लिए मालकिन लाई थी या घर की बहू लाई थी जो आज ये दिन देख रही हो? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र भी तो देखनी चाहिए। राखी मुस्कुराकर बोली, अरे रजनी, आप कब आई? आने से पहले खबर भी नहीं की। तो रजनी बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या जरूरत है? और खबर देकर आती तो सच्चाई कैसे देखती? औरत तो ममता का रूप होती है। आप मेरी माँ से ये सब करवा रहे हैं। और रेखा, तुम क्या कर रही थी? रेखा डरकर बोली, मैं तो भाभी जी की मालिश कर रही थी। रजनी बोली, वाह, जिसका घर है वो बर्तन धो रही है और बहू मालिश करवा रही है। क्या जमाना आ गया है। अरे भाभी, कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी भी बहू आएगी और आपसे यह सब करवाएगी तो कैसा लगेगा? राखी बोली, घर आते ही आपने क्लह शुरू कर दी। हाँ, आप तो बोलेंगी ही। आपकी माँ जो है, कोई बहू की तकलीफ कहाँ देखता है? रजनी बोली, भाभी, मैं ये नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी बुरी हो ये भी जरूरी नहीं है। किसी और की सास अगर बुरी हो तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई जो आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? इतना कहकर रजनी ममता जी को कमरे में ले गई। बेटी को लाड करते हुए ममता जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी, और ये क्या, अकेली आ गई? दामाद जी और बच्चों को नहीं लाई? रजनी बोली, माँ, अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लेकर आती तो वो तुम्हारी ये हालत देखकर क्या सोचते? माँ बहू की माँ बनना अच्छी बात है, परंतु बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। बाबूजी, एक बात बताओ, इस सब के दोषी भैया भाभी के साथ आप और माँ भी हैं। इधर राखी ने फटाफट संदीप को फोन किया। संदीप दफ्तर से जल्दी लौट कर आया। राखी सबके लिए चाय बनाकर लेकर आई तो संदीप बोला, मैंने सुना है घर में आते ही तुमने सबके क्लास ले ली। रजनी बोली, अच्छा, और आपको दफ्तर तक
खबर पहुंच गई, फिर तो माँ की जो हालत है वह भी खबर आपको होगी, या फिर आप माँ की परेशानियों से अनजान हो। संदीप बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? रजनी ने पूरी बात बताई। संदीप बोला, घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर देती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? माँ बेटे की मदद करे तो मदद, और बहू की मदद करे तो गुलामी। रजनी बोली, मुझे शर्म आ रही है कि जब आप अपनी माँ की तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी पत्नी कैसे समझेगी? बाबूजी भूल गए, यह घर, यह परिवार आपने अपने दम पर खड़ा किया था, फिर आप अपने बेटे बहू की गुलामी कैसे कर सकते हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूं आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। जब तक वह नहीं चाहेंगे अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेदारी भी तो उठानी होगी, पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठाई नहीं जा रही। रजनी, तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो। अपने घर की बात अपने घर में रखो। संदीप एकदम से बोला, यह घर मेरा भी है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। रजनी ने कहा। राखी बोली, तो अब असल बात जुबान पर आ गई कि आपको घर और संपत्ति में हिस्सा चाहिए। रजनी तमक कर बोली, मुझे भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे मायके की संपत्ति और घर में हिस्सा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार रहा तो शायद मैं आपको पूरी संपत्ति लेने भी नहीं दूंगी। बेटी की बातों को सुनकर मनोहर जी को साहस आया और उन्होंने कहा, रजनी सही कह रही है बहू, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ही कर दूं। रजनी हैरान होकर मनोहर जी की ओर देखने लगी। राखी बोली, बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मनोहर जी बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास ससुर को नौकर समझती हो, फिर मैं क्यों तुम्हें अपनी संपत्ति दूं? तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रही हो। ऐसा करो, अपने पति व बच्चों को लो और जाओ दूसरे घर की रानी बनो। संदीप चुपचाप बैठा था। ममता जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? संदीप बोला, मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आज तक मैं कभी भी दखल नहीं देता था। रजनी बोली, भैया, अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर ये हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। रजनी अपने पिता से बोली, बाबूजी, मुझ पर मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं, वरना ऐसी भी आपकी स्थिति नहीं हुई है। अभी की आप
अपने घर के फैसले नहीं ले सकते हैं। और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए इतना मत झुको कि वे आपकी कमजोरी बन जाए। पिता को हौसला देकर बेटी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद मनोहर जी ने सबको इकट्ठा बुलाया। संदीप की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। मनोहर जी एक इज्जतदार आदमी, समाज में अपनी इज्जत कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया और बोले, यही पास में मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वह मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस पर तुम अपने लिए घर बना लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं रजनी के नाम करूँगा और आधा हिस्सा तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूँगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। बेटा बोला, माँ, ये सास बहू की लड़ाई में मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। ममता जी बोली, बेटा, तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस देती और झुकती आई, और तुम लोगों ने उसे मेरी कमज़ोरी समझ लिया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करना। तभी रेखा बोली, माँ जी, मैं भी इनके साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं ना कहीं पाप की भागीदार बन गई हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आप जो भी पगार देंगे मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिर आपकी पगार से ही तो मैं बड़ी हुई हूँ। रेखा का सहारा लेते हुए ममता जी अपने कमरे में चली गई। इंसान जितनी चाहे चाले चले, पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में संदीप और राखी को शिफ्ट होना पड़ा। अब राखी को पैसों की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। मनोहर जी ने रेखा के पति को भी अपने घर पर काम पर लगा लिया था। वह बागवानी की देखभाल करता और बाहर के सारे काम भी करता। ऊपर वाले घर में किराएदार रख लिया तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, पर किसी की एक गलती से वो रिश्ते तार तार हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।